हम जो हमारा कंसेप्ट है वो है इनर स्पेस एक्सपेंशन। तो इनर स्पेस एक्सपेंशन के लिए जितने संभव तरीके हो सकते हैं, उनमें से जितने हमें ज्ञात हैं उन्हीं पर हम चर्चा करते हैं और उन्हीं पर हम बात करते हैं। यानी कि कुल मिला के हमारा फोकस कहाँ है, बाहर है कि इनसाइड है? हमारा फोकस इनसाइड ही है ना। और ये कोड भी यही कह रहा है कि इनर स्टेट में फर्क नहीं आना चाहिए। और इसके लिए मैं अक्सर जो एग्जांपल देता हूँ, जैसे इंजेक्शन हम लगवाते हैं तो सुई लगने का दर्द होता है, सबको होता है। और जब सुई लगाई जाती है तो अगर हम अपने हिप्स पर लगा रहे हैं तो हमें दिखाई भी नहीं पड़ेगी। अगर हम अपने बाਹਾਂ पर लगा रहे हैं तो हमें दिखेगा कब प्रिक कर रहा है वो उसको। लेकिन अगर हम लेट जाते हैं तो हमें मालूम भी नहीं पड़ता। और वो लगातार, तो जितनी देर हमें वो उसकी चुभन चुभती नहीं है, उतनी देर हर आदमी की दशा एक ऐसी होती है, बड़ी एक रोमांचक जैसी स्थिति होती है। इसमें भय भी लगता है और वो उससे लगता है कि जबकि हम सब जानते हैं कि सुई लगने में जो पीड़ा होनी है वो बहुत नाम मात्र की है, छोटी सी है। लेकिन सबको अनुभव है ना इसका। जब हम हिप्स पे लगाते हैं इंजेक्शन, हाथ में लगाने में तो कई लोग आंख बंद कर लेते हैं, तो वो भी वो स्थिति है। लेकिन जब हमें मालूम नहीं पड़ता और वो इंजेक्शन लगने की तैयारी और इंजेक्शन लगने के बीच की जो स्थिति होती है वो बड़ी विचित्र होती है। और उसमें सभी लोग, और जब वो लग जाता है, जैसे ही वो लगता है बस उसके बाद फ्री हो जाते हैं। तो ठीक जीवन में भी ये जो हानि लाभ की, सफलता असफलता की ये परिस्थितियां उतनी ही प्रभाव डालनी चाहिए जितनी सुई की चुभन डालती है। लेकिन अगर उस सुई की चुभन को हम अपने साथ कैरी कर लें, देखो सफरिंग में और पेन में अंतर है। पेन एक फिजिकल कंडीशन है, लेकिन सफरिंग मेंटल कंडीशन है, बल्कि सफरिंग मेंटल डिसीज है। क्योंकि सफरिंग का मतलब हम उसको कैरी कर रहे हैं। सफरिंग का संबंध इनर स्टेट से है और हम चूंकि सारा फोकस हमारा इनर स्टेट पर ही है, तो हमको वो सफरिंग नहीं होनी चाहिए। यही आज के इस कोट का भी मतलब है कि चाहे वो फेल्योर हो और चाहे वो सक्सेस हो, लेकिन वो हमारे इनर स्टेट पर काम नहीं करनी चाहिए। मतलब हमको स्वाधीन होना चाहिए। स्वाधीन माने स्वयं के अधीन, स्वतंत्र होना चाहिए। स्वतंत्र यानी हमारा अपना एक तंत्र है, हमारा अपना एक सिस्टम है, हम उसके तहत काम करेंगे। और ये जब हम अपने तंत्र को विकसित करेंगे, जब हम अपने स्वयं के अधीन होंगे, तो स्वयं के अधीन होने का मतलब क्या है? आज का हिंदी का कोट भी सबने पढ़ा होगा। तुम कुछ कह रही थी निहार का, कल का कोट कौन सा था? फोकस ऑन ब्रीदिंग। हाँ रे, वो तो खैर बहुत गंभीर कोट है। और फोकस ऑन ब्रीदिंग उसको हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, वो स्पेस क्रिएट करता है। Be aware of breathing. Notice how this takes attention away from our thinking and creates space. क्रिएट स्पेस, ये बहुत डीप मीनिंग वाला कोट है। क्योंकि जब मैंने भी इसको पढ़ा तो मैं करीब करीब 1-2 दिन इसके नशे में रहा। तो ये बड़ा अद्भुत कोट है और इसको कैजुअली हम नहीं समझ सकते। इसमें केवल इतना समझ लो अभी, और इसको याद रखना, अगर हो सकेगा तो नेक्स्ट सेशन अपन इस पर इंडिपेंडेंटली ले सकते हैं। क्योंकि अभी की दिशा प्रद्युम्न ने जिस तरफ मोड़ दिए हम उसी में रहेंगे हैं। तो इसमें बस इतना मान लो कि हमारे विश्व में जितनी भी विधियां अंतर जगत में प्रवेश करने की प्रचलित हैं, उनमें कमोबेश सब में सांस पर ध्यान देने की प्रक्रिया प्रमुख है। सारी विधियां क्या कहती हैं? सांस पे ध्यान दो, सांस पे ध्यान दो। तो बस इसको कभी भी एक्सपेरिमेंट करके देख लेना कि जब हम केवल सांस पर होते हैं, उसी समय वो स्पेस
निर्मित होता है, जिसको हम इनर स्पेस कहते हैं। इतना सूत्र है, इस पर विस्तार से बहुत देर बात करनी पड़ेगी और तब ये समझ में आएगा। और इसको समझने के लिए ये अगर समझ में आ जाएगा तो हमारी बहुत सारी नेगेटिविटीज ऑटोमेटिकली ड्रॉप हो जाती हैं। फिर किसी भी प्रकार का कोई आग्रह दुराग्रह रहता ही नहीं है। ये बड़ा तुम निहारिका इसको याद रखना, अगले सेशन में याद दिलाना मुझे, बल्कि एक दिन पहले मुझे कह देना कि सर कल इस कोड पर अपने को बात करनी है, तो फिर इस पर बात करेंगे। गंभीर विषय है ये और इसको उसी गंभीरता से लेना चाहिए। तो अभी अपन जो प्रद्युम्न ने कहा उसी पर थोड़ा सा फोकस करते हैं कि हमारी इनर स्टेट चेंज क्यों हो जाती है। आज का हिंदी का कोड सबको समझ में आ गया? मैं तुम लोगों को बार बार कहना चाहता हूं रिपीटेडली कि मैसेज बिल्कुल कैजुअली मत देखो। मैसेज मीनिंगफुल तो हमेशा ही होते हैं, एक भी मैसेज ऐसा नहीं है कि जो मीनिंगफुल नहीं हो। लेकिन किसी किसी दिन कोई ऐसा संदेश आता है जो कि लाइफ चेंजिंग बन सकता है, प्रोवाइडेड वो समझ में आ जाए। हिंदी का मैसेज आज का याद आया? किसी को नहीं आया? नहीं आया? पढ़ा किसी ने? नहीं पढ़ा? पढ़ा है सर। तो पढ़ने के बाद में कोई प्रतिक्रिया मन में नहीं हुई? प्रतिक्रिया उसके या तो उसको समझ में आने का आनंद आना चाहिए और या उसको नहीं समझ में आने का प्रश्न उठना चाहिए। दो ही प्रतिक्रिया है किसी भी चीज़ को पढ़ने के बाद में। अगर हम कोई किताब पढ़ रहे हैं तो या तो उसका समझने का जो जॉय ऑफ अंडरस्टैंडिंग है वो हमको मिलना चाहिए, और या फिर वो नहीं मिला तो कोई जिज्ञासा, कोई क्वेश्चन, कुछ मिलना चाहिए हमको। और अगर ये दोनों ही नहीं हो रहे हैं तो फिर ये दोनों में से एक भी अगर हमारे सेंटर के स्टूडेंट को नहीं हो रहा है तो ये तो मतलब हमारा ही दुर्भाग्य कहा जाएगा कि कहीं कुछ कम्युनिकेट कर ही नहीं पा रहे। क्योंकि एक चीज़ तो होनी चाहिए, अगर समझ में आ गया है तो जॉय ऑफ अंडरस्टैंडिंग, और नहीं समझ में आया है तो प्रश्न की व्याकुलता कि ये आखिर है क्या। तो सबसे पहले ये चीज अपने अंदर बहुत कोशिश करके डेवलप करो। ये बात मैं बहुत दावे के साथ कह सकता हूं कि तुम्हारे जीवन में इस तरीके से चीजों को समझाने वाले सूत्र बहुत मिल जाएंगे, किताबों में एक्सप्लेनेशन बहुत मिल जाएंगे, लेकिन इन पर्सन इस तरीके से चीजों को समझाने वाले लोग बहुत रेयरली मिलेंगे। क्योंकि मैं जो तुम्हें समझा रहा हूं वो किताबों की व्याख्या नहीं समझा रहा, मैं जो स्वयं अनुभूत करता हूं उसको बताने की कोशिश करता हूं। और उसके जितने लाभ हैं वो अनंत हैं, अनंत हैं, परपीचुअल हैं। हम सारा का सारा हमारा फोकस जो है वो बाहरी तरफ ही है बस। लेकिन ध्यान रखो, जो समृद्धि आती है वो जब तक हम इनर रिचनेस का पता नहीं लगता हमको, तब तक ये समृद्धि आती नहीं है। तो जो इनर रिचनेस को महसूस करता है उसी को सफलता या असफलता प्रभावित नहीं करती। अच्छा चलो एक बात समझाने की कोशिश करता हूं कि हम जब चीजों को समझते हैं, जब भाषा नहीं बनी थी, हम एक्सप्लेन कैसे करते हैं। तुम लोगों ने सभी ने अभी आज के जमाने में जो एक सबसे प्रचलित क्रिया है वो तो तुम सब करते ही होगे, सेल्फी लेते हो कि नहीं लेते? क्यों भाई?
सेल्फी लेते हो ना? सेल्फी का मतलब किसकी फोटो? खुद की। क्या जरूरत है? और कितनी? मतलब मेरा खुद का पैशन है इतना, तुम तो शायद नहीं लेते हो कभी जितनी मैं लेता हूं। ये सेल्फी हम लेते हैं ताकि अपने आप को हम देख सकें। किसी भी विषय के सिद्धांत को या सूत्र को समझने की जो विधि है और जो विद्या है, उसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? किसी विषय के बारे में हम जानना चाहते हैं तो उसको क्या कहते हैं? उस विषय की फिलॉसफी कहते हैं ना। किसी विषय को हम जानना चाहते हैं, यस नो बोलो, किसी विषय को हम जानना चाहते हैं तो हम कहते हैं ना उसकी फिलॉसफी ये है? अच्छा, और हमारी भारतीय संस्कृति में क्या कहते हैं फिलॉसफी को? दर्शन कहते हैं ना। तो ये बेसिक फर्क है कि हम, अच्छा, दर्शन और फिलॉसफी, इन दोनों शब्दों में जो अंतर है, इसमें पूरा सांस्कृतिक और आध्यात्मिक रहस्य छुपा हुआ है। फिलॉसफी में कभी वो बात आ ही नहीं सकती। फिलॉसफी में सिद्धांत आएगा, व्याख्या आएगी, लिखा हुआ आएगा। फिलॉसफी कहने से आपके दिमाग में जो भी इमेज आएगी वो दर्शन की नहीं आएगी। आएगी क्या? क्यों नहीं आएगी ना? और दर्शन का जो इम्पैक्ट होता है, दर्शन का जो महत्व होता है, जब हम किसी चीज को देखते हैं, तुमने देखा होगा कि जैसे अभी एक ये कौन सी कंपनी है जो चश्मे बनाती है, बड़ी पॉपुलर कंपनी है आजकल, खूब विज्ञापन है। नहीं, रेबन नहीं, लेंसकार्ट। हाँ, लेंसकार्ट। तो लेंसकार्ट के जो चश्मे बनते हैं, तो लेंसकार्ट ने जो अपना ऐप बनाया है, वो ऐप ही ऐसा बनाया है कि उस ऐप से आप चश्मे का डिजाइन चूज कर लो। यानी जो चश्मे के डिजाइन को आप चूज करोगे और आप उसके कैमरे के सामने हो, तो वो कैमरा आपको उस चश्मे को लगाए हुए आपका फोटो दिखा देगा ना। तो वो नहीं, वो उसकी विधि छोड़ो, हम क्या कह रहे हैं कि इसका इम्पैक्ट हम पर बहुत गहरा होता है। जिस चीज को हम देख लेते हैं प्रत्यक्ष, उसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर बहुत गहरा होता है। तो ये जो दर्शन शब्द है हमारी फिलॉसफी में, वो है ही ये कि जिस चीज का भी दर्शन है, जिसका भी जिस विषय को हम पढ़ रहे हैं, अगर हमने उसको विजुअलाइज कर लिया, हमने उसको देख लिया। अच्छा, देख लेने के बाद प्रत्यक्ष हम जिस चीज को देख लेते हैं उसको भूल पाते हैं क्या? तुम प्रद्युम्न न्यूयॉर्क नहीं गए हो अभी, ठीक है ना? तो न्यूयॉर्क की जो भी इमेज तुम्हारे सामने होगी, वो इमेज सिर्फ जो तुमने वीडियो देखे होंगे या फिल्मों में देखा होगा या पिक्चर्स में देखा, उसके अलावा कुछ नहीं होगी। लेकिन तुमको एक ट्रिप मिल जाए, तुम न्यूयॉर्क होके आ जाओ, अब न्यूयॉर्क के मायने तुम्हारे लिए बदल जाएंगे ना। भाई, तुम इंदौर नहीं थे तब तक इंदौर तुम्हारे लिए एक ज्योग्राफिकल नक्शा था कि ये इंदौर है। अभी तुम इंदौर रह रहे हो, अब वहां से आने के बाद इंदौर तुम्हारे लिए केवल नक्शा तो नहीं रहेगा। अब तो इंदौर के साथ तुम्हारी स्मृतियां जुड़ गई, तुमने प्रत्यक्ष देखा उसको, वो जुड़ गया। तो ये जो बोध है हमारा, ये बोध कराना, यही दर्शन का उद्देश्य है कि वो दर्शन हमको उस चीज को दिखा देता है। और इसी में वो रहस्य छुपा हुआ है जो तुमने पूछा था कि वो सफलता या असफलता हमको प्रभावित क्यों करती है। क्यों करती है? क्योंकि हमारे पास दर्शन नहीं है। जिनके पास दर्शन है, और इसीलिए मैं जोर देके कहता हूं कि हमारे सेंटर के जो स्टूडेंट हैं, उनको
ये चीज बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं करनी चाहिए। हालांकि लगेगा ऐसा कि जैसे मैं अपनी तारीफ में कुछ कह रहा हूं, पर एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं कि अभी रिसेंटली एक ऐसा मौका आया जिसमें मुझे कुछ एक बैंक की मीटिंग थी, उसमें मुझे जाना पड़ा और मैं गया वहाँ पर। तो वहाँ एक यंग मैनेजर जो कि पहली बार ही मुलाकात हुई थी, अब तो मेरा बहुत अच्छा फैन बन गया है बिल्कुल वो, और बहुत आत्मीय रिश्ता रखता है। तो उसने पूछा कि सर हम तो अभी मतलब इन सर्विस हैं और इन सर्विस में अच्छी पोजीशन में, ही वाज चीफ मैनेजर। तो चीफ मैनेजर की एक पोजीशन है, तो हम जहां भी जाते हैं या बुलाए जाते हैं तो वो उस पोजीशन में बुलाए जाते हैं। भाई अगर मान लो किसी ने हमको लंच पे आमंत्रित किया है या किसी ने हमको डिनर पे, तो हम ये सोचें कि किसको आमंत्रित किया है इसने। अगर प्रद्युम्न को अगर किसी ने लंच पर बुलाया है तो क्या प्रद्युम्न को बुलाया है? आज प्रद्युम्न को कोई बुला रहा है लंच पे? कल तुम कस्टम इंस्पेक्टर बन जाओ, उसके बाद तुमको लंच पर बुलाया जाएगा वैरायटी ऑफ पर्सन्स के द्वारा। तुमको इंडस्ट्री वाला भी बुलाएगा, तुमको नेता भी बुलाएगा, तुमको तुम्हारा HR हेड भी बुलाएगा, तुमको जो जो भी हैं वो सब तुमको बुलाएंगे। हमारी भ्रांति ये होती है कि वो जो बुला रहे होते हैं वो हमको नहीं बुला रहे होते, वो हमारी जो वर्तमान पोजीशन होती है उसको बुला रहे होते हैं। ये बात मैं क्यों बताना चाह रहा हूं? ऐसा नहीं है कि हमको उसमें जाना नहीं चाहिए, ये मैं नहीं कह रहा हूं कि हमको उसमें जाना नहीं चाहिए या हमको ईगो लाना चाहिए, कि नथिंग लाइक दैट। लेकिन इसको एक व्यावहारिक उदाहरण से समझ लो कि एक दिन मैं अपनी सीट पर बैठा हुआ था, तो एक हमारे बड़े पुराने कस्टमर आए और आकर और वो मुझसे कहते हैं कि जैन साहब नमस्कार। तो मैंने मुस्कुरा कर उनको नमस्कार का जवाब दे दिया और फिर उन्होंने बातचीत की, मैंने बातचीत की, उनका जो काम था वो काम किया और वो चले गए। मेरा जो क्लर्क बैठा था सामने, उसने मुझसे कहा कि सर आपने नहीं सुना इसने आपको जैन साहब बोला? इसने बोला आपको कि जैन साहब नमस्कार, और आपने नमस्कार का जवाब भी दे दिया और आपने उसका काम भी कर दिया और सब कुछ हो गया। आप उसे बता देते कि मैं जैन नहीं शर्मा हूं। मैंने क्या फर्क पड़ता है इससे? मैंने कहा राजा भैया सुनो, उसने नमस्कार न जैन को किया, न शर्मा को किया, न वर्मा को किया, न सक्सेना को किया, उसने इस सीट को किया जिस सीट पर मैं बैठा हुआ हूं। तो वो सीट जानता है उसे, जब वो सीट जानता है तो मैं भी अपना परिचय क्यों दूं उसको? क्योंकि उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। मैं शर्मा कह भी दूंगा तो भी वो उसके स्मृति में रहने वाला नहीं है, क्योंकि वो सीट देख रहा है, उसको उसका काम कौन कर रहा है? उस सीट पर बैठा हुआ आदमी उसका काम कर रहा है। ये बड़ी बारीक बात है समझने की, इसको हमें अंदर समझ लेना चाहिए। बस बाहर तो हम वही काम करेंगे ना। अगर मैं मैनेजर की सीट पर बैठा हुआ हूं तो मैं मैनेजर का काम ही करूंगा, और ऐसा नहीं करूंगा कि अगर मुझे कोई लंच पे डिनर पे बुलाएगा या पार्टी में बुलाएगा या शादी में बुलाएगा तो मैं नहीं जाऊंगा, ऐसा भी नहीं करूंगा। लेकिन इसमें फिर मैं सिलेक्टिव हो जाऊंगा। सिलेक्टिव होना ये हमारा बहुत बड़ा ह्यूमन राइट है। लेकिन जैसा आमतौर पर होता है, दुर्भाग्य ये होता है कि हम अपने अधिकारों का प्रयोग उस जगह कर देते हैं जहां पर कि हमें नहीं करना चाहिए। तो कहाँ हमको सिलेक्टिव होना है, कहाँ हमको सिलेक्टिव नहीं होना, कहाँ हमारी समग्र स्वीकृति होनी चाहिए और कहाँ हमारी सशर्त स्वीकृति होनी चाहिए। हमारी कंडीशनल एक्सेप्टेंस भी बहुत जरूरी है और हमारा अनकंडीशनल सरेंडर भी बहुत जरूरी है। तो जो तुम्हारा प्रश्न है कि फर्क इनर स्टेट पे क्यों पड़ता है, ये इसलिए पड़ता है कि हमारा किसी भी जगह पर
अनकंडीशनल सरेंडर नहीं है। जिंदगी में कहीं किसी भी एक जगह हमारा अनकंडीशनल सरेंडर होना परम अनिवार्य है, और ये जब तक नहीं होता तब तक हमारी ह्यूमन लाइफ तो पेरिशेबल है ना। ह्यूमन लाइफ जो है वो एटर्नल तो है नहीं, वो तो जब बॉडी में है तो इट इज पेरिशेबल। तो ये पूरा जीवन जो है वो पेरिश हो जाता है इफ हमने कहीं एक जगह पर अनकंडीशनल सरेंडर नहीं कर पाया। स्वामी विवेकानंद एक बार वहाँ गए जब जिसमें वो शिकागो भाषण उनका हुआ था, वहाँ की एक बड़ी प्रसिद्ध घटना है जो बाकायदा लिखी भी गई और कई जगह प्रसंग में सुनने को भी मिलती है कि उनसे पूछा, पत्रकार ने बहुत सारी बातें पूछी और उसके बाद उनसे पूछा कि आपका सबसे बड़ा सौभाग्य क्या है। तो वो ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये शिकागो धर्म सम्मेलन में जो इनको सफलता मिली है और यहाँ जो पूरे मीडिया में और पूरे अमेरिका में जो इनकी धूम मच गई एकदम से, तो नेचुरली यही बताएंगे कि मेरा सबसे बड़ा सौभाग्य ये है। लेकिन जो स्वामी जी ने कहा वो क्या कहा? स्वामी जी ने कहा मेरा सबसे बड़ा सौभाग्य ये है कि मेरे गुरु जीवित हैं और मैं जब चाहूं जब उनसे जाकर के मिल सकता हूं। तुम लोगों में से कौन कौन ऐसे हैं जिन्होंने रामकृष्ण परमहंस का फोटो देखा है? रामकृष्ण परमहंस का फोटो नहीं देखा जो स्वामी जी के गुरु थे, विवेकानंद के गुरु? हाँ सर, शायद देखा है सर, मतलब मैंने देखा तो याद नहीं आ रहा, देखा है लेकिन मैंने। तुम लोगों में से यार ये तो बड़े आश्चर्य की बात है कि मैंने देखा है सर। स्वामी है। अब सर है मेरे पास। दिखाओ दिखाओ जरा, सबको दिख जाएगा, तुम दिखाओगे तो। हाँ सर, एग्जैक्टली। दिखाओ 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 दिखाओ। हाँ ये बिल्कुल, ये अब जरा देखो ध्यान से, ये रामकृष्ण परमहंस बीच में बैठे हुए हैं, इधर माँ शारदा बैठी हुई हैं उनकी पत्नी, और इधर स्वामी विवेकानंद है इस तरफ। और सरकाओ जरा इसको। हाँ ये स्वामी जी है। इनमें सबसे आकर्षक फोटो किसका लग रहा है? बोलो, तुम्हारा ये बंद है। विवेकानंद जी का। विवेकानंद जी का लग रहा है। अब विवेकानंद जी का ये तो रामकृष्ण देव का फोटो बहुत सुंदर फोटो है ये, क्योंकि ये फोटो के लिए फोटो खींचा गया है और पूजा स्थल पर लगाने के लिए बनाया गया है। तो ये तो बहुत सुंदर फोटो है। रामकृष्ण परमहंस, उनको परमहंस कहते ही इसलिए थे कि वो दिखते ही पागल थे। उनके बाहरी स्वरूप में किसी भी प्रकार का कोई ग्लैमर नहीं था। ग्लैमर नहीं था यहां तक बात होती तो भी गनीमत थी। नॉन ग्लैमरस थे, नेगेटिव में था। और स्वामी जी कह रहे हैं कि ये मेरा सबसे बड़ा सौभाग्य है कि मेरे गुरु जीवित हैं। मैं जब चाहूं तब उनसे प्रश्न कर सकता हूं, जाकर के बात कर सकता हूं। ये उन्होंने वहां कहा। तुमको पता है स्वामी जी का और रामकृष्ण परमहंस का जो संग साथ था वो कितना रहा? तकरीबन 4 से 5 वर्ष बस। यानी ये भी नहीं था कि कोई बहुत लंबा साथ रहा हो, क्योंकि स्वामी जी की खुद की उम्र 39 साल में तो वो चले गए। 39 साल में कितने महत्वपूर्ण काम करके चले गए, कैसे चले गए? क्योंकि जो कुछ उन्होंने बताया उन्होंने उसको आत्मसात करके ग्रहण कर लिया, बस उसी ने तो उनसे वो काम कराए। आज हम अपने घर में अगर फोटो लगानी होगी तो मुकेश अंबानी की लगाएंगे या स्वामी जी की लगाएंगे? बताओ। स्वामी जी की लगाएंगे। हम कितनी भी बड़ी कंपनी में काम कर रहे हो, चाहे किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में काम कर रहे हो, उस कॉर्पोरेट सेक्टर के मालिक की या सीएमडी की या चेयरमैन की फोटो लगाएंगे हम अपने घर में?
ऑफिस में तो ठीक है, लगा दी मान लो किसी ने तो चलेगी, क्योंकि वो उसका मालिक है, कुछ भी कर सकता है। लेकिन घर में अगर तस्वीर लगानी होगी तो स्वामी जी की लगाएंगे, पागल से दिखने वाले रामकृष्ण परमहंस की लगाएंगे। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपने अंदर के दर्शन कर लिए थे, इनकी वो अंतर्दृष्टि विकसित हो चुकी थी, और इसीलिए ये उन सारी चीजों को समझ पाए और इसीलिए समझा भी पाए। तो हम सब इंक्लूडिंग माई सेल्फ यहां क्या कर रहे हैं? हम यहां उसी अंतर्दृष्टि को विकसित करने की, जागृत करने की, प्रवोक करने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर ये इस तरीके से रहती है कि हर जगह एटीट्यूड सिर्फ कैजुअल है, तो अभी तो भले ही हमें न लगे कि हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमें ये भ्रम हो सकता है कि हम एक बहुत ही इंटेलेक्चुअल जर्नी पे हैं और एक बहुत इंटेलेक्चुअल प्रोसेस से गुजर रहे हैं। ये भ्रांति हो सकती है, लेकिन इसका रियल अफसोस हमारा जो परवर्ती जीवन है उसमें होता है। और उसमें मैं कई बार उदाहरण देख चुका हूं। मैं ऐसे दरिद्र धनाढ्य लोगों को देखता हूं जो अंतर से बिल्कुल दरिद्र हैं और बाहर से उनके पास इतना धन है, इतना धन है कि हम करते क्या है यार। मैंने एक बार एक से पूछा, हमारे मित्र पड़ोस में रहते हैं, उनके पास फ्लीट ऑफ कार्स है, फॉर्च्यूनर है, एंडीवर है, ऑडी है, मतलब मैं समझता हूँ 10-11 गाड़ियां हैं। मैंने कहा यार तुम ये बताओ, जब तुम सुबह बाहर निकलते हो तो चूज कैसे करते हो कि आज इस गाड़ी में बैठना है? ड्राइवर भी हैं, सभी चीजें हैं, तो वो तो खैर मजाक की बात थी वो सब चीजें। लेकिन जब हमारे पास अंतर्दृष्टि नहीं होती तो हम अपने जीवन को वस्तुओं से भरते हैं, और जब हमारे पास अंतर्दृष्टि होती है तो हमारा जीवन अपने आप विचार से भरता है, और जब हमारा जीवन विचार से भरता है तभी वो आंतरिक समृद्धि आती है, जिससे ये फर्क नहीं पड़ता कि सफल हो रहे हैं या असफल हो रहे हैं। तो वो जिस प्रसंग में बात चली थी कि मुझसे पूछा कि आप रिटायर हुए कितना टाइम हो गया आपको, मैंने कहा मुझे रिटायर हुए 11 साल हो गए। तो बोले सर हम तो आज पोस्ट पे हैं और आज हमें कोई नहीं बुलाता, हमारी ब्रांच के अलावा दूसरी ब्रांच का फंक्शन कोई हो रहा है तो उसमें नहीं बुला रहा कोई हमको। आपको रिटायर हुए 11 साल हो गए और आपको न केवल बुलाया जा रहा है बल्कि बुला करके आपको डाइस पर बिठाया जा रहा है, आपका सम्मान किया जा रहा है। क्यों? अब इन 11 सालों में तो हमारी जो रिटायरी एसोसिएशन है उसके मेंबर 100 से ज्यादा है, यानी 100 लोग रिटायर हो चुके हैं। क्या उन 100 लोगों को बुलाया जा रहा है? प्रश्न उठता है ना कि क्या उन 100 लोगों को बुलाया जा रहा है? नहीं। ये बात अब मैं समझ पाया हूं, अब मैं समझ पाया हूं कि ये परिणाम किस चीज का है। ये परिणाम उस चीज का है कि जिसने जैन साहब कहा उससे भी फर्क नहीं पड़ा, जिसने शुक्ला जी बोला उससे भी फर्क नहीं पड़ा, जिसने शर्मा जी बोला उससे भी फर्क नहीं पड़ा। क्योंकि ये पता था कि ये सारे व्यवहार जो यहाँ के हैं वो पद के कारण है। ये पद नहीं होगा, व्यक्ति के कारण नहीं है। आज जो बुलाया जा रहा है वो व्यक्ति को बुलाया जा रहा है। तो व्यक्ति की गरिमा कब बनेगी? जब आप पद के माध्यम से प्राप्त होने वाले निमंत्रण को अपनी शर्तों पर स्वीकार करोगे। हमको जाना है कि नहीं जाना? जाना है तो कब जाना है? दिखावे के लिए नहीं। बड़ा विचित्र मामला है ये कि अगर हम दिखावे के लिए करेंगे तो फिर अगेन हम अपने उस ईगो को ही मजबूत कर लेंगे। नहीं, सरल रहते हुए
ज्ञान सरल रहने का मतलब क्या हुआ कि हमको उससे भीतर से फर्क नहीं पड़ रहा। वो जो सम्मान हमको मिल रहा है, वो जो लंच पर या डिनर पर या पार्टी में हमको बुलाया जा रहा है, उससे हम गौरवान्वित नहीं हो रहे। वो हमारी एक ड्यूटी का पार्ट है और हम जा रहे हैं, दैट्स ऑल, बस। और वो कभी भी हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं हो सकता। अगर उससे इंपॉर्टेंट कुछ हमारे पास है तो वी हैव ऑल द राइट एंड इट इज अवर ह्यूमन राइट टू से नो टू इट। एक कोट मैंने पढ़ा था कहीं जिसमें फ्रीडम का मतलब ये दिया था कि फ्रीडम यानी व्हेन यू कैन रिफ्यूज टू ए लेविश डिनर विदाउट असाइनिंग एनी रीजन। क्योंकि रीजन हम तब देते हैं जब हमको परवाह होती है कि अरे भाई निहारिका इस बात का बुरा मान जाएगी, निहारिका मैं आ तो जाता पर इसलिए नहीं आ पा रहा। नो, निहारिका ने कुछ प्रपोजल मुझे दिया और मुझे लगा नहीं, तो आई सिंपली सेड नो, दैट्स ऑल। पर इस नो कहने से पहले हमें नो और यस कहाँ कहना है, कैसे कहना है, ये मालूम होना चाहिए। न तो नो में और न यस में। हमारा ईगो नो में भी झलकता है और यस में भी झलकता है। हमारा नो भी स्वाधीन होना चाहिए और हमारा यस भी स्वाधीन होना चाहिए। और ये सिर्फ तभी होता है जब हम बाहरी चीजों को वो महत्व नहीं देते जो हम प्रायः देते हैं। बाहरी चीजें जितनी भी हैं, जितनी भी, चाहे वो हम बढ़िया से बढ़िया कपड़े पहने, चाहे हम बढ़िया से बढ़िया ऑर्नामेंट पहने, चाहे हम बढ़िया से बढ़िया पोजीशन में रहें, चाहे हम बढ़िया से बढ़िया पोस्ट पे रहें, वो एक निश्चित समय के लिए हैं और उसके बाद वो हट जाने वाली हैं। लेकिन उस निश्चित समय में हम बने क्या, हमने किया क्या, इससे जो हमारा अर्जन होगा, इससे जो हमारी अर्निंग होगी, वो अर्निंग हमारी लाइफ लॉन्ग चलने वाली है। और जैसा मैंने बताया, चूंकि लाइफ और ये बॉडी इटसेल्फ पेरिशेबल है, और पेरिशेबल होने के बावजूद हमारे अंदर इच्छा क्या है? अनंत काल तक रहने की इच्छा यही है ना? क्यों? यही इच्छा है कि हम हमेशा रहना चाहते हैं। तो ये चीज पूरी कैसे हो, इसके लिए आज के हिंदी के कोट को खास तौर से समझने की कोशिश करो। क्या है हिंदी का कोट? पढ़ो जरा। दृष्टि खोज। देखो, आज संयोग से ये जो हमारा कोट है, इसका पढ़ने में आ रहा है, क्या लिखा है? चमत्कारिक आध्यात्मिक अभ्यास है जिसका उद्देश्य आध्यात्मिकता से जुड़कर परमात्मा से मार्गदर्शन और अंतर्दृष्टि प्राप्त करना। ठीक है, चलो निहारिका तुम हंस रही हो, बताओ क्या क्या लिखा है? मैं कोड पढ़ रहा था। मैं तो माइक खोलो। सर ये मैं पढ़ूं? लाइफ बिगिंस एट द एंड ऑफ आवर कंफर्ट जोन। मुझे नहीं दिख रहा। मुझे दिख रहा है, लाइफ बिगिंस एट द एंड ऑफ आवर कंफर्ट जोन। ऐसी चीजें अंतर्दृष्टि जागृत होने पर ही दिखती हैं। वो जो हमारी अंतर्दृष्टि है वो जागृत जब होती है, उसी के लिए लिखा हुआ है लाइफ बिगिंस एट द एंड ऑफ आवर कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन बहुत जरूरी है सर। है? कंफर्ट जोन बहुत जरूरी है सर। कंफर्ट जोन त्यागना बहुत जरूरी है। और ये त्यागना एक्चुअल त्यागना नहीं है। हमारे यहां कुछ भी चीज छोड़ने पे कभी जोर नहीं दिया गया। हमारे यहाँ जो जोर दिया गया है, हमारी संस्कृति ही एकमात्र संस्कृति है जिसमें विषय को स्वरूप से त्यागने पर उतना जोर नहीं है जितना विषय की वासना को त्यागने पर जोर है। विषय और वासना ये दो चीजें अलग अलग होती हैं। लड्डू विषय है, लड्डू विषय हमें आकर्षित करता है कि वाह क्या बात है, कितना सुंदर, कितना बढ़िया लड्डू है, इसको हम खाएंगे तो इसका स्वाद मिलेगा, ये हम उसको खाते हैं, इसका आनंद मिलता है, ये विषय है।
और विषय का संबंध सीधा हमारी इंद्रियों से होता है, तो हमारी इंद्रियां उसकी डिमांड करेंगी। और हमने लिया लड्डू और खा लिया और इंद्रियों को तृप्त कर दिया। अब लड्डू खाने के बाद तो लड्डू की इच्छा समाप्त हो जानी चाहिए ना, फिर दिखेगा तो फिर खा लेंगे। लेकिन वासना क्या है? वासना उस लड्डू के स्वाद के मिलने वाले आनंद में अटके रहना। अब खोज हमारी बदल गई। अब हम खोज और चीजों की नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं कि यार वो लड्डू मिले किसी तरह से। क्यों? उस समय क्या याद आ रहा है? उस समय याद लड्डू का स्वाद आ रहा है। यह है वासना। तो इस वासना का जब हम त्याग कर देते, वासना का त्याग करने के बाद ही हम विषय का भोग भी वास्तविक अर्थों में कर पाते हैं। इसलिए ईशावास्योपनिषद में जो सबसे महत्वपूर्ण बात कही गई है वो यही कही गई है कि आप इस संसार में रहिए, इस संसार को भोगिए, लेकिन त्याग की भावना से। ये त्याग की भावना यही है। और ये चीजें, जितनी भी चीजें दिख रही हैं, ये सब बहुत कठिन दिख रही है ना। तो ये कब आती हैं? जब अंतर्दृष्टि हमारी जागृत होती है। और अंतर्दृष्टि जागृत होने के लिए जो आज का हिंदी का कोट है, वो कोट जहां से आया उसके नीचे मैंने एक अंग्रेजी का भी वर्ड लिखा है। क्या लिखा है? दृष्टि खोज हिंदी में लिखा है। क्यों निहारिका, तुम बताओ, दृष्टि खोज को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करो। Perception search. हैं? Perception search. दृष्टि खोज का नीचे लिखा है उसमें आज मैंने विजन क्वेस्ट। विजन क्वेस्ट। Vision quest. भाई दृष्टि माने क्या है? जो दृश्य है, जो हमारी दृष्टि क्या है? दृष्टि माने विजन है ना, माने क्यों? यस सर। क्यों नहीं यार? क्या दृष्टि माने विजन है ना? तो विजन की क्वेस्ट, दृष्टि की खोज। ये दृष्टि की खोज क्या है? हम क्या अंधे हैं क्या? ये बताओ, आर वी ब्लाइंड? तो दृष्टि की खोज की जरूरत क्या पड़ गई? वाई दिस विजन क्वेस्ट? अच्छा, अब तुम बताएं, जो अमेरिकन नेटिव्स हैं, ये विजन क्वेस्ट उनकी परंपरा है और उनकी विधि है। किसी ने पढ़ा है, सुना है इसके बारे में? विजन क्वेस्ट अमेरिकन नेटिव्स कौन है? अर्ली फट है? अबोरिजिनल्स, वो जो लिटिल अमेरिकन जो थे ना, ब्लैक अमेरिकन, रेड इंडियंस। हाँ रेड इंडियन, यही है ना जो अमेरिकन। तो ट्राइब है। हाँ, तो अमेरिकन नेटिव्स की जो विधि है, एक स्पिरिचुअल विधि है इस अंतर्दृष्टि को प्राप्त करने की, वो है विजन क्वेस्ट। उसका नाम है विजन क्वेस्ट। और इस विजन क्वेस्ट की, क्योंकि और विदेशों में ये विजन क्वेस्ट की विधि काफी लोकप्रिय है, और इस विजन क्वेस्ट में इसकी तैयारी होती है, हर आदमी नहीं कर सकता इसको। और इसमें अभी तो मॉडर्न जमाना आ गया, तो अभी इनके सेंटर्स बन गए हैं और उनमें आपको 4 दिन, 7 दिन, 15 दिन और 40 दिन तक रखा जाता है, बिल्कुल अकेले, डेंजरस जगहों पर, नेचर में, जंगल में, झाड़ियों में, सीमित जगह में। अब क्योंकि वो स्पॉन्सर्ड है तो अब उसको थोड़ी सुरक्षा की भी वो कर लेते हैं, लेकिन विधि ये है, इसकी जो ओरिजिनल है वो विधि ये है कि आप इस विजन क्वेस्ट के लिए, विजन क्वेस्ट माने हमारे सामने दृश्य उपस्थित होना चाहिए ना, तो विजन काय का? विजन ऑफ लाइफ। हमारे सामने वर्ल्ड का विजन तो क्लियर है, हम देख रहे हैं आंखों से, लेकिन विजन चाहिए हमको अपनी लाइफ का,
तो वो जो मैं सेल्फी वाली बात कर रहा था वो हमारे विजन को ही तो क्लियर करती है। लेंस कार्ट वाला चश्मा हमारे विजन को ही तो क्लियर कर रहा है। किसी हम डेंटिस्ट के यहाँ जाते हैं तो वो दांत लगे हुए फोटो दिखाता है तो वो आकर्षित करते हैं हमको कि हम ऐसे दिखेंगे, ये होने के बाद हम ये दिखेंगे। कहीं ब्यूटी पार्लर में जाओ तो श्रृंगार किए हुए महिलाओं के चित्र होंगे ना वहां पे, तो तुमको भी लगेगा कि तुम श्रृंगार करने के बाद ऐसी दिखोगी। रहता है ना, क्यों प्रद्युम्न? वो हमें विजन देता है कि ये हम ये हो जाएंगे। तो ऐसे ही जब हमारे पास लाइफ का कोई विजन होता है तो हम ये कल्पना करते हैं कि हम ये हो जाएंगे। तो अगर ये विजन हमारे पास है तो फिर हमारा जीवन सार्थक है। ना आज कोई कठिनाई है, ना आगे कोई कठिनाई है, ना आते समय कठिनाई है, ना जीते समय कठिनाई है, ना जाते समय कठिनाई है। इफ वी हैव गेन्ड द विजन ऑफ लाइफ, विजन ऑफ लाइफ माने वो अंतर्दृष्टि। तो ये जो लैटिन जो अमेरिकन नेटिव्स हैं उनकी जो ये विधि है इसको एक स्पिरिचुअल जर्नी का नाम दिया गया है। इसमें वो टफेस्ट कंडीशन में जाते हैं और उनको फास्टिंग करनी पड़ती है। कुछ चीजें उनको, मान लो एक संतरा दे दिया गया तो अब उनको 4 दिन बस उस संतरे पर ही, उसी एक संतरे में ही जो कुछ करना है उसी में करना है। उसके अलावा उनको कुछ भी खाने को नहीं मिलेगा। कल्पना करो जरा। तो इस तरह की डिफिकल्ट चैलेंजिंग सिचुएशन में अपने आप को डालना, और ये जब अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचती है, जैसे चार, और बिल्कुल एकांत, आपको बोलना भी नहीं है और बोलने के लिए कोई है भी नहीं, और आपको कोई तकलीफ हो रही है, वो तकलीफ आप रो सकते हो, चिल्ला सकते हो, लेकिन आपको कोई है ही नहीं, देयर इज नोबडी टू लिसन यू। और तुमको भूख लग रही है तो तुम चिल्लाते रहो, लेकिन मिलेगा कुछ नहीं तुमको, क्योंकि वो जो तुम्हें दे दिया एक बार बस उसी में काम चलाना है तुमको। पर्पस है अपने आप को कंफर्ट जोन से निकाल करके उस चैलेंजिंग पोजीशन में डालना, कि जिस चैलेंजिंग पोजीशन में वो, इस चैलेंजिंग पोजीशन में ही वो विजन निकलता है। किसी को 4 दिन में, किसी को 7 दिन में, किसी को 40 दिन में, फिर उस विजन का एक्सप्रेशन किया जाता है कि तुम्हें दिखा क्या है इसमें। तो वो जो आंतरिक दृष्टि है, वो जो जीवन का दर्शन है, वो जीवन का दर्शन इतनी आसानी से प्राप्त होने वाला दर्शन नहीं है, वो इस तरीके से प्राप्त होता है। ये सब तुमको बताने का मतलब क्या है? तुम अपने सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, या बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो, या कॉर्पोरेट में जाने की तैयारी कर रहे हो, कि तुम अंतर्दृष्टि कहाँ चक्कर पड़े हो विजन क्वेस्ट के? हाउ इट रिलेट्स टू यू, तुमको, तुमसे कैसे इसका संबंध है? तो समझ लो कि तुम्हारा मूल प्रश्न यही है ना, कि हम जिस 100% ऑनेस्टी से तैयारी करनी चाहिए वो नहीं कर पाते। हम जितनी मेहनत करना चाहिए उतनी नहीं कर पाते। हमारा मन अपने आप डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। तो ये अगर हमारे सामने विजन क्लियर है, बस यही अंतर है। आज का पूरा विज्ञापन संसार इसी बात पर टिका हुआ है, अरबों डॉलर की कमाई इसी बात पर हो रही है कि वो आपको विजन दिखा करके अट्रैक्ट कर लेते हैं। बोलो ऐसा ही होता है ना, वो दिखा देते हैं आपको, देखो ये, तो आप अट्रैक्ट हो जाते हैं। जब साधारण सी चीज के लिए आप विजन देख के अट्रैक्ट हो जाते हैं, तो जरा कल्पना करो कि लाइफ का विजन मिल गया तो फिर कोई भी चीज तुमको डेविएट कर पाएगी? कभी नहीं कर पाएगी, कर ही नहीं पाएगी किसी भी सूरत में।
इसका मतलब ये नहीं है कि आप निर्मम हो जाएंगे। वो सारी चीजें अपनी अपनी जगह रहेंगी, लेकिन उनसे होने वाली सफरिंग कम हो जाएगी बस। और लाइफ में से सफरिंग कम हुई तो हम किसी भी चीज की प्रिपरेशन करेंगे तो उसकी सक्सेस गारंटीड है कि नहीं, है बताओ। वो जो इनर स्टेट है हमारी, वो इनर स्टेट अगर सक्सेस और फेलियर से अफेक्ट नहीं हो रही है तो हमारे जो एफर्ट्स हैं वो एफर्ट्स ऑटोमेटिकली फुल इंटेंसिटी से होंगे कि नहीं होंगे। अभी क्यों थकान क्यों होती है? रिजल्ट की पहले से प्रत्याशा जो हम करते हैं उसके कारण तनाव होता है और उसी के कारण थकान होती है। तो अगर ये अंतर्दृष्टि हम विकसित कर लें, ये हमारी डेवलप हो जाए, कितने 12-17 हो रहे हैं ना, हाँ ठीक है, चलो 12:30 बजे से पहले अपने को कंक्लूड करना है। तो ये अगर हमारी दृष्टि विकसित हो जाए और वो विजन हम एक बार देख लें, एक बार देखने के बाद भी हम उसे भूल नहीं पाएंगे। वो आंखों से वो जल होता ही नहीं है। तो लाभ क्या होगा उसका? उसका लाभ होगा कि हमारे जितने भी एफर्ट्स हैं वो एफर्ट्स ही नहीं रहेंगे। वी विल डू एवरीथिंग एफर्टलेसली। वो सहज, हम सांस लेते हैं हमें पता चलता है क्या? क्यों? रामायण में लिखा हुआ है, भगवान जब राम पढ़ने के लिए गए तो उन्होंने वहां लिखा हुआ है कि जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, चारों वेद जिनकी सहज श्वास में हैं, सो हरि पढ़ यह अचरज भारी। वो पढ़ने जा रहे हैं, ये बड़ा आश्चर्य। तो बस फिर हमारा जो काम करना है वो दूसरे लोगों को यही आश्चर्यचकित कर देगा, और इसी से हमारी सफलता सुनिश्चित हो जाएगी। तो ये अंतर्दृष्टि विकसित करना बहुत जरूरी है। अभी ये अमेरिकन अगर इसको कहते हैं कि विजन क्वेस्ट, मालूम है इसकी फीस कितनी है? हजारों से लेकर लाखों रुपए तक में है, और लोग जाते हैं, उन शिविर को अटेंड करते हैं। अब ये हुआ पाश्चात्य संस्कृति का। तो हम क्या इतने पिछड़े हुए? हमारे पास कोई इसका विज्ञान नहीं है। हमारे पास जो विज्ञान है वो इससे मीलों आगे का है। हमारे यहाँ की विपश्यना विधि क्या है? यही तो है। और तुम्हें मालूम है विपश्यना के शिविर निःशुल्क होते हैं, उनमें कोई पैसा नहीं देना पड़ता। उसमें भी एग्जैक्टली ऐसे ही होता है, लेकिन उसमें ये एक हॉल के अंदर काफी लोगों को बंद कर दिया जाता है, और उसमें एक छोटा सा वो होता है सर्विंग विंडो, जिसमें से सिर्फ भोजन दे दिया जाता है, दैट्स ऑल। ना आप मोबाइल ले जा सकते, ना आप कुछ ले जा सकते, कुछ नहीं। और आपस में बात करने की सख्त मनाही है, वो नहीं कर सकते आप। फिर ये शिविर होता है 7 दिन का, 10 दिन का। इसके बाद उनके, मैं ऐसे लोगों से मिला हूं जिन्होंने ये अटेंड किए। अब फिर बड़ी विनम्रता पूर्वक बता दूं कि बिना गए मुझे इसका एक्सपीरियंस है, फर्स्ट पर्सन में। तो अब तुम्हारे लिए इसका रिलेवेंस क्या है? इतना सारी अपन ने जो बात करी, जिस अंतर्दृष्टि की बात की, इसीलिए वो आज का जो हिंदी में कोट मैंने लिखा है वो इसी पर लिखा है कि ये एक दुसाध्य आध्यात्मिक यात्रा है। दुसाध्य इसलिए कि आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। और अगर तुम चाहोगे तो अपन अगले सेशन में इस पर और भी बात करेंगे। इसकी टिप्स भी बताऊंगा मैं कि इसकी टिप्स क्या हैं और इसकी प्री कंडीशंस क्या हैं। सबसे पहली चीज, इसके फोकस में, मतलब जिसमें अपने आप को हमें चैलेंजिंग कंडीशन में रखना है, फास्टिंग करना है, और ये सब करते हुए फोकस में हम स्वयं नहीं होंगे। बात समझ में आई? फोकस में हम सब नहीं होंगे का मतलब क्या है? फोकस में हम सब नहीं होंगे, इसका मतलब यह है कि फोकस में
दूसरे होंगे हमारे मन में, इससे जो कुछ हमें प्राप्त होगा उसको दूसरों को देने की चेष्टा होगी, दूसरों को देने की इच्छा होगी। यानी हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसका इस बाहरी दुनिया पर क्या असर पड़ेगा, उसके बेटरमेंट की कल्पना हमारे दिमाग में होगी, तभी हमारी अंतर्दृष्टि विकसित होगी। ध्यान रखना, अगर ये हम अपने लिए कर रहे हैं कुछ भी नहीं होगा। यही फर्क है एक उदात्त मनस्थिति के व्यक्ति में और एक स्वार्थी व्यक्ति के मनस्थिति में। स्वार्थी व्यक्ति केवल अपने बारे में सोचता है। संस्कृत में सूत्र है, अयम निज परो वेत्ति गणना लघु चेतसा। अयम निज, ये मेरा है, परो वेत्ति वो दूसरे का है। अयम निज परो वेत्ति गणना, ये गणना कैलकुलेशन, लघु चेतसाम, जिनकी चेतना बहुत संकीर्ण है, बहुत स्वार्थी है, बहुत छोटी है, उनकी है। फिर उदार चरिता नाम तू, जिनकी स्टेट, मेंटल स्टेट, इमोशनल स्टेट सबलाइम है, उदात्त है। तो उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम, ये सारा संसार ही उनका कुटुंब है, तो वो उसके लिए सोचते हैं। अब पूरा श्लोक तो हम करते नहीं, जगह जगह हमने वसुधैव कुटुंबकम का वो लगा रखा है सूत्र, और लोग पढ़ लेते हैं। यहाँ ब्लेजर पे अगर कोई वो लगा हुआ है नीचे वसुधैव कुटुंबकम, स्कूल कॉलेज का कोई वो एम्ब्लेम बना हुआ है, उस पर लिखा हुआ है सा विद्या या विमुक्त, डिग्री में लिखा हुआ है। सब एक भी स्टूडेंट पढ़ के उसका अर्थ समझता है। तो ये जो प्रवृत्ति है जब आएगी, तब जब दूसरा हमारे फोकस में होगा। अगर तुम लोग मेरे फोकस में नहीं हो तो क्या मैं जो काम कर रहा हूं वो कर सकता हूं? अच्छा, इस बात को थोड़ा यूं सोचो, जो तुम्हें बता रहा हूं वो मैं तो जानता हूं ना, तभी बता रहा हूं। क्यों? जब जानता हूं तभी बता रहा हूं। अच्छा, जब मैं तुम्हें बता रहा हूं तो इस बताने में तुम लोग प्रत्यक्ष मुझे देख भी रहे हो, तो अपने उसमें आकलन भी कर सकते हो कि जो बता रहा हूं उनमें से 1% ही सही, क्रिटिकली देखो तो, पर 1% भी फॉलो करता हूँगा ना। क्यों? अगर नहीं करूंगा तो वो कन्विक्शन जो आना चाहिए वो आएगा? कभी नहीं आएगा। ये है अपॉर्चुनिटी तुम्हारे लिए कि ये अपॉर्चुनिटी रेयर है, और इसीलिए इस तरह की लर्निंग रेयर है। हमको इसका लाभ उठाना चाहिए, और इसीलिए जिन जिन बातों को मैं कहता हूं वो किए बिना कुछ भी नहीं होगा। अभी तो ग्रुप में गुड मॉर्निंग भी 2-3 लोग ही हैं जो सिर्फ गुड मॉर्निंग करते हैं। मैं कहता हूं इनवेरिएबली सब लोग ग्रुप में गुड मॉर्निंग करने लगोगे तो उससे भी फर्क पड़ेगा। मैं कहता हूं ग्रुप में लिखो, एक्सप्लेन करो, एक्सप्रेस करो। स्पेशली निहारिका को तो कितनी बार कह चुका। अब आज से मैं कहना छोड़ रहा हूं कि नहीं, अब नहीं कहूंगा, क्योंकि कुछ भी बार बार कहने से तो वो इरिटेट करती है ना चीजें। अगर किसी एक ही चीज को हम बार बार कहें तो उससे तो इरिटेशन पैदा होता है। तो पर्पस मेरा तुमको इरिटेट करना तो नहीं है। और अगर मान लो मैं कोई चीज तुमको सिखा रहा हूं और वो तुम सीख नहीं पा रहे हो, तो मुझे अपनी सिखाने की विधि बदलनी चाहिए ना। मतलब जो मेरी विधि है उसमें गड़बड़ है कहीं, तो चेंज तो मुझे करना चाहिए उसको, दूसरा क्यों चेंज करेगा, है ना। लेकिन फिर भी मैं इसको अपने ईगो का विषय कभी नहीं बनाता। इसीलिए मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि, और वो रिक्वेस्ट इसीलिए कर रहा हूं कि उस एक अद्भुत आनंद है, उसको उस प्रक्रिया से गुजरने के बाद ही हम जान सकते हैं। हमारे शरीर के माध्यम से मिलने वाले जितने भी सुख हैं वो बहुत छोटे हैं,
बड़े से बड़े सुख की कल्पना कर लो, लेकिन उसका टाइम ड्यूरेशन है और जो बहुत छोटा है। लेकिन ये जो प्रोसेस है, इसमें जब हम आते हैं तो ये एटर्नल है, और यही हमको पेरिशेबल होने से बचाता है। वो जो हमारी अमरत्व की कामना है वो अदरवाइज पूरी नहीं होती, इससे होती है कि ये सुख जो है वो हमको मिलता है। और इसीलिए मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ, सजेस्ट करता हूँ कि ग्रुप में एक्सप्रेस करो, लिखो, और सुबह की पूजा मानो, मैसेज को पढ़ना अपनी पूजा का हिस्सा मान लो कि ये एक पूजा है, क्योंकि मैं भी उसको भेजता हूं पूजा की तरह से ही। तो या तो उसको समझ लो, और समझने का आनंद अगर नहीं मिला है तो लगातार पूछो। बेस्ट है कि तुरंत पूछ लो फोन करके, और तुरंत अगर सुविधा नहीं हो तो उसको गांठ बांध के रुमाल में रख लो कि आज पूछना है। और ये मैं कभी नहीं मान सकता कि 24 घंटे में हमको 5, 10, 15, 20 मिनट न मिले कि हम फोन करके उसका अर्थ पूछ लें। और ये अर्थ जानने के बाद ही चीजों में बदलाव आएगा। तुमको आज का मैसेज जो समझ में नहीं आया था, या समझ में आने के बाद भी जो उसके आशय तक नहीं पहुंचे थे प्रद्युम्न, अपन ने जब इतनी सारी बातें की तो कुछ क्लियर हुआ? यस सर। अच्छा, क्या ये बातें करना मुझे मालूम था? मतलब किस वे में सर? कि मतलब मैं आज ये बातें करूंगा, ये मुझे पता था? नहीं सर, नहीं सर, ये नहीं था ना? तो ये कहां से निकली, इसका सोर्स क्या है? कभी इस पर गौर करते हो? ये स्पॉन्टेनिटी कैसे आती है कि जिस पर हम, और अपन ने कितनी सारी बातें की निहारिका, इन सारी बातों की आपस में कोरिलेशन था कि नहीं था? मुंह से बोलो। आवाज नहीं आ रही। हाँ सर। था ना? लॉजिकली तो कन्विंस हुई ना है? तो ये मैं बताना चाहता हूं कि ये जो हमारी विधि करेक्ट है ना, विधि में तो गड़बड़ नहीं है। क्यों? कि तो विधि में कुछ सुधारने की जरूरत है क्या? नहीं, सजेस्ट करो सुधारें। नहीं है ना? तो प्लीज इसको फॉलो करो। इसको फॉलो करने के बाद की रिचनेस, अभी तुम्हारा पैकेज हो सकता है 2 लाख, 5 लाख, 7 लाख, 50 लाख। मेरे पास ऐसे लोग हैं जिनके पैकेज करोड़ में है, और उनका दारिद्र्य मैं देखता हूं, छोटी छोटी चीजों में दिख जाता है। क्या फर्क पड़ा तुम्हारे पास करोड़ हुए या लाख हुए या 10 हुए? और मैं तुम्हें बता रहा हूं, इसको मैं क्लेम करता हूं कि ये रिचनेस मेरे पास पर्याप्त से ज्यादा है। एंड आई जस्ट विश टू मेक यू फील दिस रिचनेस, कि ये रिचनेस फील करो। और इसके लिए ही जो हमारे 30 मिनट एक्सरसाइज में निज संग है ना, ये निज संग वही है, विजन क्वेस्ट। तुमको उतनी लंबी यात्रा पे जाने की जरूरत नहीं है। अपनी जगह पर बैठकर ही किस तरीके से विजन क्वेस्ट डेवलप की जा सकती है, हम इसी की विधि बताने की कोशिश कर रहे हैं। विजन क्वेस्ट की विधि हमारी संस्कृति में भी उतनी ही कठिन है। उसकी यात्रा विपश्यना की हो तो, कंदराओं में जाके तपस्या करने की हो तो, जंगलों में जाके साधना करने की हो तो, एक जगह बैठ के ध्यान करने की हो तो हमारा काम क्या है? हम इसको स्टूडेंट फ्रेंडली बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि तुम जो बिल्कुल लेटेस्ट हो, बिल्कुल मॉडर्न हो एकदम, तो तुम उसको कर सको। और इसीलिए वो निस्संग का टाइम अपन ने कितना रखा है? बहुत कम रखा है ना? पर उस कम टाइम को ईमानदारी से कर लो बस।
वो ईमानदारी से करना, बाकी सारी चीजें अपने आप करवा देगा। फिर सारी चीजें फिर पता नहीं चलेगा, फिर ईगो डिजॉल्व करने के लिए अलग से कुछ काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर अगर हम 5 मिनट बात करेंगे तो 5 मिनट की बात में थैंकफुलनेस बढ़ जाएगी। हम उन लोगों से झगड़ पड़ते हैं जिनसे हम कभी झगड़ा करना नहीं चाहते, बिल्कुल हमारी इच्छा नहीं है। मैं नहीं चाहता कि प्रद्युम्न से मेरी लड़ाई हो, लेकिन अगर मैं प्रद्युम्न से बात कर रहा हूं और मेरा झगड़ा अगर उससे हो रहा है, 15 मिनट की बात में 10 मिनट झगड़ा हो रहा है, तो बात स्थिति जरा सोचनी बन गई ना। ये हम नहीं चाहते और प्रद्युम्न भी नहीं चाहता, फिर भी द आइटम इज टेकिंग प्लेस। तो गड़बड़ी कहां है इस पर? तो और वी बोथ क्लेम टू बी इंटेलेक्चुअल। ये भी नहीं है कि हम इंटेलेक्चुअल नहीं है, तो ये हमारे लिए बहुत विचार की चीज है कि नहीं है? और इट इज ए मैटर ऑफ सीरियस कंसर्न। तो इसके लिए विधि वही है, उस 30 मिनट एक्सरसाइज को ध्यान से कर लो। और जब तक उसको नहीं कर पा रहे हो तब तक कृपा करके सिर्फ 2 मिनट का काम है, मैसेज मिलता है, उस मैसेज को कैजुअली मत पढ़ो। बहुत छोटी छोटी चीजें, पता नहीं क्यों तुम्हारा ध्यान नहीं जाता। तुम लोगों में से कुछ लोग जो मुझे गुड मॉर्निंग करते हैं, वो केवल 3 शब्द लिखते हैं, गुड मॉर्निंग सर, बस। अच्छा, तुमने कभी भी मेरी गुड मॉर्निंग ऐसी देखी है कि जिसमें सिर्फ मैंने लिखा हो गुड मॉर्निंग? मैं जब भी गुड मॉर्निंग लिखता हूं केवल, तो उस समय मुझे उस पर्टिकुलर चीज पे बहुत गुस्सा होता है, तब मैं लिखता हूं गुड मॉर्निंग। अगर मेरा जवाब तुमको गुड मॉर्निंग के बाद गुड मॉर्निंग मिले तो समझ लो कि मैं तुम्हारी किसी चीज से खिन्न हूं, तब मैं तुम्हें गुड मॉर्निंग लिखूंगा। अदरवाइज मैं गुड मॉर्निंग डियर, गुड मॉर्निंग मानसी, हैव ए गुड डे, नाइस डे, मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं, तो मैं उसको बढ़ा करके लिखूंगा ही। जब हम बाहरी चीजों को नहीं बढ़ा पाएंगे तो क्या इनर स्पेस बढ़ा पाएंगे? एंड वी आर स्टूडेंट ऑफ इनर स्पेस एक्सपेंशन। अब और कौन सी विधि होती है समझाने की? मेरी तो समझ से परे है। मैं इसी तरीके से समझा सकता हूं ना कि भाई इन चीजों को जोड़ के समझाऊं कि देखो ये है। और इसमें अगर मेरा कोई स्वार्थ भी है तुमसे, तो वो स्वार्थ कितना प्रेमपूर्ण है ये समझ लो। लाइफ पेरिशेबल ही है जब तक हमने मीनिंग ऑफ लव नहीं जाना। लेकिन दिमाग में इतना कचरा भरा हुआ है कि हम उस लव को केवल एक ही सेंस में देखते हैं, इसके अलावा सोचते ही नहीं है कुछ। इसलिए वी ऑलवेज रिमेन इन नो। ये जो यस है, ये जब तक लाइफ में नहीं आता, लाइफ को सुखी बनाने के लिए जो एक फार्मूला है वो क्या है? सब दुनिया जानती है ना, टोटल एक्सेप्टेंस इज द फार्मूला टू मेक अवर लाइफ हैप्पी। तुम्हारा जो प्रश्न था, अगर टोटल एक्सेप्टेंस तुमने डेवलप कर ली तो वो हानि लाभ सफलता असफलता प्रभावित करेगी? करेगी क्या? कभी नहीं करेगी जी। ये टोटल एक्सेप्टेंस कोई विधि नहीं है इसकी कि हमारे अंदर डेवलप हो जाए इफ वी डोंट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ लव। और इसीलिए लव योरसेल्फ पहला कमिटमेंट है। तो आज 12:35 हो गए और अब चूंकि जिस पर्पज से आज का सेशन 11 बजे रखा गया था, विशेष कारण है, इसलिए मेरी भी ये मजबूरी है कि उसको जल्दी कंक्लूड करना पड़ रहा है। वरना अभी इस फ्लो में जो विचार आ रहे हैं, स्पेशली विजन क्वेस्ट के, वो बहुत हैं। और निहारिका ने जो आज प्रश्न किया था स्पेस क्रिएशन वाला, वो भी बहुत अद्भुत मैसेज है। तो तुम लोग इन दोनों चीज़ों को याद रखना, एक विजन क्वेस्ट और एक ये निहारिका तुमने जो मैसेज बताया है इसको। अब हम कोशिश करेंगे कि अगले सेशन में इन पर बातचीत कर सकें। और अब जैसे आज का सेशन 11 बजे रखा है, तुम लोगों में से कृपा करके कोई ना कोई इस बात को ग्रुप में जरूर लिखो
कि ये भी एक प्रकार की चैलेंजिंग सिचुएशन में डालना है कि यू आर मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर सेशन एट 2 PM, और बिल्कुल अचानक शाम को ये मैसेज आता है कि सेशन 11 बजे है, तो यू शुड बी रेडी फॉर इट। और ये तभी होगा व्हेन यू आर पैशनेट लाइक मी। मेरे को भी सुबह के सारे काम किसने चीज ने करवा दिए, सोचो जरा, मेरी चीजों को मुझसे मिलने भी आए लोग, बात भी की, सब कुछ किया, इसके बाद भी मैंने अपनी पूजा भी करी, नहाया, सब कुछ करने के बाद में 15 मिनट लेट हुआ। मैं उस 15 मिनट लेट होने का मेरे मन में बहुत खिन्नता है, और उस 15 मिनट लेट होने के कारण जितनी बातें शुरुआत में अपन कर रहे थे उस ट्रैक पे आने में मुझे टाइम लग गया। लेकिन जरा बताओ कि उस ट्रैक पे आने के बाद अपन उसमें डीपर गए या नहीं गए? क्यों नहीं यार, क्या डीपर गए ना? बस यही मैं समझाना चाहता हूं। हमारी समस्या एग्जाम में, रिटन में क्या होती, यही होती है ना कि अगर हमारा मूड खराब हो गया तो हम लिख नहीं पा रहे। मेरा ही मूड खराब हो गया था, 15 मिनट लेट हो गया, लेकिन जब हम कनेक्ट हुए तो फिर हम उसमें डीप चले गए। बस यही चीज, यही आर्ट ऑफ स्पॉन्टेनिटी सिखाने का उद्देश्य है, और इसी के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। मैं भी सीख रहा हूँ और तुम भी सीखो। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। आज का सेशन हम यहीं कंक्लूड करते हैं।